चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में और लिमिटेशंस क्या थी स्टैटिस्टिक्स की, उसके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे पढ़ेंगे डेटा के बारे में, कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। बराबर है। पहले तो डेटा होता क्या है समझ में आ रही है। हम किसको बोलेंगे? डेटा। We may define data as the quantitative information about some particular characteristics under consideration। मतलब हम किसको बोलेंगे? डेटा। कोई भी डेटा जो क्वांटिटी में दिया जाए उसको हम बोलते हैं डेटा। हाँ, समझ में आ रही है? कोई भी इंफॉर्मेशन, क्लियर है? किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? डेटा है। और वो कैसी होनी चाहिए? क्वांटिटी वाइज, मतलब न्यूमेरिकली हम उसको समझ पाए। ऑल्दो अ डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बट so far as the statistical analysis of the characteristics is concerned, we need to convert qualitative information to the quantitative information by providing a numerical description to a given characteristics। मतलब क्या? एक्चुअल में डेटा में तो दोनों ही डेटा आते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव डेटा भी आएंगे और क्वांटिटेटिव भी डेटा आएंगे। जैसे गोरा काला क्वालिटी है, मोटा पतला क्वालिटी है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे क्या हो गए? क्वालिटेटिव डेटा हो गए। पर यहाँ में जब भी हम स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे, जैसे बोला है ना कि भाई जब भी हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले कन्वर्ट करेंगे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में, न्यूमेरिकली उसको दिखाएंगे, फिर हम उसके ऊपर से एनालिसिस करेंगे। मतलब क्या? क्वांटिटेटिव डेटा तो हम लेंगे ही, पर अगर जो डेटा क्वालिटेटिव है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? क्वांटिटी में, और उसके बाद उपयोग में लेंगे। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, बच्चा पैदा हुआ तो भाई कौन पैदा हुआ? बॉय हुआ या गर्ल? उससे हमें कुछ भी डिटेल्स नहीं मिल रही, मतलब उसका तो हम कुछ भी एनालिसिस कर नहीं सकते। पर हाँ, अगर हमने ऐसा बोला बच्चे एक हॉस्पिटल के अंदर एक दिन के अंदर, बराबर है, 15 बॉयज पैदा हुए और 5 गर्ल्स पैदा हुई, जो मैंने पास्ट में एग्जांपल दिया था भाई कि भाई टोटल कितने बच्चे पैदा हुए थे? 20 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से 15 बॉयज थे और 5 गर्ल्स थी। तो ये डेटा के ऊपर से हम अलग अलग एनालिसिस का अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। जो हमारा पर्पस होगा उसके ऊपर से हम निर्णय भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब क्वालिटेटिव डेटा को भी पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्वांटिटी में, और उसके बाद हम क्या करेंगे? उपयोग में लेंगे। इन दिस कनेक्शन वी मे नोट दैट द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज द वेरिएबल। और ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वेरिएबल बोल दिया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी विद द टाइम, बराबर है। जो वेरी करता हो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, मतलब जिसमें चेंज होता हो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि वेट क्या है? वेरिएबल है। आप क्या बचपन से लेकर जब बच्चा पैदा होता है तो कितने का होता है भाई? 3 kg का। आज आप 3 kg के हो, ऑलमोस्ट 50-60 के अराउंड हो गए ना, 50 to 60, तो ये क्या हो गया? वेट हो गया ना, वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या? वो जो भी चीज़ चेंज होती है, हाइट भी बदलती रहती है, वेट बदलता रहता है, कलर बदलता रहता है। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम क्वांटिटी में बता सकते हो और वो वेरिएबल हो, बराबर। मतलब डेटा कैसा होगा? क्वांटिटेटिव वाइज होगा। और अगर क्वांटिटेटिव वाइज नहीं है, क्वालिटी वाइज है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उपयोग में लेंगे। बात समझ में आ रही है? उतना ही नहीं, और ये जो क्वांटिटेटिव डेटा हो वो कैसा होगा? वेरिएबल होगा, जो बार बार चेंज होता होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वापिस हम बात करते हैं वेरिएबल की। अब ये वेरिएबल क्या है? ये मेजरेबल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला वेट जो है वो क्या है? वेरिएबल है। और वेट को भी मेजर किया जा सकता है ना, वेइंग मशीन के द्वारा करते हो, बराबर है। तो क्या करोगे? उसको मेजर करा जा सकता है न्यूमेरिकली, तो हाँ, तो वेरिएबल क्या है? एक मेजरेबल क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी है कैसी? मेजरेबल। अगेन अ वेरिएबल मे बी इधर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अब ये ध्यान से समझने की चीज है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का डिफरेंस समझना है। व्हेन अ वेरिएबल एज्यूम्स अ फिनिट और अ काउंटेबली इन्फिनिट नंबर of isolated values,
It is known as discrete variable. For example of the discrete variable may be found in the number of petals in the flower. अभी एक फ्लावर दिया हुआ है, क्या किया है, फ्लावर है, समझो, बराबर है। अब ये क्या है, पेटल्स है, मतलब पत्तियां है, पंखुड़ी है, बराबर है। अब ये पेटल्स कैसे है, काउंटेबल है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, जो पूरे नंबर में आते हो, मतलब पॉइंट में ना, बात समझ में आ रही है, फुल नंबर में आते हो। जैसे ये पंखुड़ी तो भाई आधी काट के तो नहीं दिखाएंगे। नंबर ऑफ पीपल, तो कभी ऐसा सुना है आधा इंसान खड़ा था, नो डाउट हम किसी दुबले पतले को हाफ इंसान बोलते हैं, पर क्या वो हाफ थोड़ी होता है बेटा, वो भी एक ही होता है। या तो कोई डबल इंसान है एकदम से मोटा, उसको हम बोलते हैं ये तो भाई है ना 2 के बराबर है, पर एक्चुअल में वो 2 के बराबर नहीं होता, होता तो एक ही है। मतलब हम इंसानों के नंबर भी कैसे काउंट करते हैं, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, बराबर है ना। हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे 3.5 बॉयज। तो ये जो नंबर हो गए ना कि भाई 4 नंबर यहाँ पे, जहाँ पे पूरे नंबर में ही दिखाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब पता चला, जो पूरा ही नंबर आएगा, आधा हम नंबर नहीं लेते, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे बोला ना, जो फिनिट हो, बराबर, या तो आइसोलेटेड वैल्यू। आइसोलेटेड वैल्यू मतलब क्या, पूरा नंबर दिया है एक, ये आइसोलेटेड है, पॉइंट के पीछे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो गए, डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, जैसे पेटल इन अ फ्लावर, भाई पत्तियां किसकी, फ्लावर की। नंबर ऑफ मिसप्रिंट इन अ बुक, बुक में कितनी मिसप्रिंट थी, 1 थी, 2 थी, 4 थी, बराबर। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, कितने एक्सीडेंट हुए, 3.5 एक्सीडेंट हुए। इज इट पॉसिबल, छोटा या बड़ा एक्सीडेंट बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं बोला जा सकता कि 3.5 एक्सीडेंट हुए या 4.5 एक्सीडेंट हुए। बात समझ में आ रही है जो मैं बोलना चाहती हूँ, मतलब पूरे एक्सीडेंट होंगे, 3 एक्सीडेंट हुए, 4 एक्सीडेंट हुए या 5 एक्सीडेंट हुए, मतलब प्रॉपर एक डिजिट में नंबर होगा, पॉइंट में कुछ नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल की। अ वेरिएबल of the other hand is known as the continuous if it can assume any value from a given interval। मतलब एक नंबर समझो, यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ पे है 2, इनके बीच में जो भी नंबर ले पाओ, समझो 1 o'clock, बराबर है 1 o'clock, और वो क्लॉक के बीच बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। सपोज के एक के बाद क्या होता है, तो भाई 1:15 हो सकता है, 1:10 भी हो सकता है, 1:10। अब ये टाइम है, टाइम इंटरवल के बीच में पॉइंट में भी नंबर आ सकते हैं ना, बराबर। 1:15, 1:30, बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं 1 और 2 के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल। मतलब कोई भी ऐसा डिजिट जहाँ पे हम पॉइंट में शो कर सकते हैं, या 2 डिजिट के बीच में तीसरा नंबर आ सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई इंसान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.5 इंसान नहीं हो सकता। मतलब 1 और 2 के बीच में 1.5 नहीं आ सकता, भाई 1 इंसान है या तो 2 इंसान है, 1 और 2 के बीच में 1.5 इंसान नहीं आ सकता। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। पर अगर हम टाइम की बात करते हैं तो क्या होता है, 1 और 2 के बीच में बहुत सारा चेंजेस आ सकता है, 1:15, 1:10, 1:05, 1:15, 1:20, 1:30, कुछ भी हो सकता है। मतलब में 1 और 2 के बीच में 60 मिनट में आप मिनट्स में भी काउंट कर सकते हो, मतलब इसके बीच में बहुत सारा डेटा आ सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल। और अगर इसको हम से एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कि हाइट होती है ना 5.5, 5.4 ऐसे, तो वहां पे भी पॉइंट में दिखा सकते हैं। वेट है तो भाई होता है ना 23.5 किलो, बराबर। सेल पॉइंट में आ सकता है, सेल्स भी प्रॉफिट से अभी आ सकता है, सो बराबर। तो यहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल में ऐसी सी चीजें दी होगी कि जो पॉइंट में भी आ सकती है। बात समझ में आ रही है। अब मैं एक सवाल पूछूंगी, एज जो है, एज कैसा है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। और कई बच्चे बोलेंगे भाई ये डिस्क्रीट है, और बेटा ऐसा नहीं होता। आप जब सपोज फॉर एग्जाम्पल आज की अगर आपकी एज है 21 ईयर और 22 के बीच में भी आप बोलते हो ना 21.5 साल का हुआ, बिकॉज बीच में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, 365 डेज होते हैं। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है ना भाई, इतने साल और इतने दिन का हो,
इतने साल और इतने महीने का हूँ, मतलब बीच में डिटेल आ रही है तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया। इस तरह से ही देखना, अगर तुम लोग क्वेश्चन डिफरेंट पूछेंगे, जरूरी नहीं है कि इसमें से ही क्वेश्चन आए। बात समझ में आ रही है? तो ये देखना कि जो दो डिजिट दिए, जैसे 21 और 22 के बीच में क्या कुछ आ सकता है? अगर आ सकता है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। अगर वो कुछ भी नहीं आ सकता है तो वो क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। जैसे मैंने बोला ना कि कोई इंसान 1, 2 या 3 हो सकता है, 2.5 इंसान या 3.5 इंसान नहीं हो सकता, तो वो क्या हो गया, डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। एज हो सकती है, बराबर, मतलब ये पॉइंट में नहीं आएगा और ये पॉइंट में आ सकता है। इसका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, पर इसका आंसर पॉइंट में नहीं आ सकता। फाइनली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज एन एट्रीब्यूट। और ये चीज पूछी जाती है भाई, क्वालिटेटिव, ये डिस्क्रीट या कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर की बात की गई है। किसी भी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोला जाता है क्वालिटी को। जैसे जेंडर ऑफ अ बेबी, जेंडर क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा। नेशनैलिटी, इंडियन होगा, भूटान होगा, कुछ भी होगा, तो जहाँ की नेशनैलिटी होगी, पर्टिकुलर एक देश की नेशनैलिटी होगी, वो न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? उसको हम क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। जैसे द कलर ऑफ द फ्लावर, पिंक है, रोज है, तो पिंक होगा, पर्पल होगा, बराबर ना। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट बोला जाता है। हमने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी। वेरिएबल क्या है, एक तो मेजरेबल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं इजीली, या तो डिस्क्रीट हो सकता है, या तो कंटिन्यूस वेरिएबल हो सकता है, बराबर। और डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा, जो फिनिट होगा, या तो आइसोलेटेड वैल्यू होगी, पॉइंट में नहीं होगा ऐसा डिजिट होगा। जैसे मैंने बोला बंदे कितने भाई, 2 थे, 4 थे, 6 थे, 8 थे, तो पर्टिकुलर डिजिट होगा, पॉइंट में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। कंटिन्यूस वेरिएबल हम किसको बोलेंगे, तो भाई जहाँ पे कंटिन्यू डिजिट चल रहा है, 21 साल का, 22 साल का, 21.5 का। बात समझ में आ रही है? टाइम हो गया, डिस्क्रीट हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़े, चलो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा की। अभी तक हमने बड़ा के डेटा किसको बोलते हैं, तो डेटा तो कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटी भी, या तो क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन वो क्या है, डेटा है, बराबर है। अब डेटा वापस 2 प्रकार के, क्वालिटी या क्वांटिटी। हम स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे तो क्या करेंगे, क्वालिटेटिव डेटा को पहले क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका उपयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? और ये डेटा कैसा होता चाहिए भाई, डेटा किस चीज को बोलते, तो वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल कितने प्रकार के थे वो हमने देख लिए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। बात समझ में आ रही है? अब डेटा के भी वापस प्रकार है, कितने प्रकार का डेटा है, तो भाई प्राइमरी डेटा है और सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा किसको बोलते हैं वो ध्यान से समझना। द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी आर नोन एज प्राइमरी डेटा। मतलब ऐसा डेटा जो पहली बार क्रिएट किया गया हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के घर गई और वहां घर जाके पूछा, सपोज जैसे ये जनगणना के टाइम पे टीचर्स को काम पे लगाया जाता है, बराबर। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें काम पे लगाया गया कि जाके एक काम करो, डेटा इकट्ठा करो। तो जो जनगणना के टाइम पे जो बंदे गए वहां पे डेटा इकट्ठा करने, जितने टीचर्स गए, तो उस डेटा को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा। जो पहली बार क्रिएट किया गया हो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर और द एजेंसी, बराबर। कोई इन्वेस्टिगेटर या एजेंसी ये जो पहली बार डेटा कलेक्ट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा। whereas the data are known to be secondary data if the data as being already collected are used by the different person or agency। अब सपोज एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला टीचर्स गए डेटा इकट्ठा करने, किसके लिए, तो भाई वस्ती गणतरी या तो जनगणना के टाइम पे गए। भाई आपके घर में, भाई किसी के घर गए, आपके घर में कितने लोग हैं, तो भाई 4 लोग हैं। कितने मैरिड है, तो भाई हस्बैंड वाइफ मैरिड है और बच्चे अनमैरिड है। ऑब्वियस है बच्चे तो अनमैरिड ही होंगे। बात समझ में आ रही है? तो भाई 2 जो है वो मैरिड है और 2 जो है वो अनमैरिड है, बराबर। सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो डेटा इकट्ठा किया। भाई कितने लोग कमाने वाले हैं, कितने लोग खाने वाले हैं, सारी डिटेल्स इकट्ठी की। अब उसी डेटा का उपयोग करके, डेटा जब इकट्ठा पहली बार किया गया था तो इसको हमने क्या बोला था, प्राइमरी डेटा बोला था। अब ये जो इकट्ठा किया गया डेटा का उपयोग कोई और कर रहा है, अलग
पर्पज से, समझो कि सरकार उपयोग कर रही है ये सोचने के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, बराबर, या तो पोवर्टी का डेटा इकट्ठा करना है। किसका इकट्ठा करना है? पोवर्टी का। अब पोवर्टी ढूंढने के लिए वो क्या करेगी कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी अर्निंग मेंबर नहीं है, भाई अर्निंग मेंबर कितने हैं, अर्निंग मेंबर्स ढूंढती है। अब अर्निंग मेंबर है ही नहीं, यूँ समझ लीजिए कि कोई घर में अर्निंग मेंबर है ही नहीं, मतलब वहाँ पे वो कैसे पोवर्टी के लेवल में जी रहे होंगे। अब इसी डेटा को ऐसा नहीं है कि वापस टीचर्स को भेजेगी कि जाओ जाके वापस पूछ के आओगे कितने लोग गरीब है ना, इसी टाइम पे जो डेटा इकट्ठा किया गया था उसी का उपयोग करके सरकार निर्णय लेगी पोवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उस हिसाब से डिसीजन लेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पहली बार डेटा इकट्ठा किया गया था उसी का ही उपयोग करा गया था दूसरी बार, और जो ये दूसरे लोगों ने उपयोग किया इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया गया है, द प्रोफेसर दास कलेक्ट द डेटा ऑन द हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट इन द क्लास। किसका डेटा इकट्ठा किया? तो भाई हाइट का इकट्ठा किया। देन दिस वुड बी प्राइमरी डेटा फॉर हिम, ये क्या हो गया उसके लिए? प्राइमरी डेटा हो गया। भाई प्रोफेसर दास ने डेटा इकट्ठा किया था बच्चों के क्लासरूम में जा जाके कि हाइट कितनी है, बच्चों को नीचे रख के हाइट माप के ये डेटा इकट्ठा किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा। इफ हाउएवर अनदर पर्सन से प्रोफेसर भार्गवा जो भी है यूजेज द डेटा एज कलेक्टेड बाय डॉक्टर प्रोफेसर दास फॉर फाइंडिंग द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू दैट क्लास। भाई सभी लोगों का ये डेटा उसने इकट्ठा किया। इकट्ठा किसने किया था? भाई प्रोफेसर दास ने इकट्ठा किया, और ये क्या किया? उसी डेटा का उपयोग करके एवरेज ढूंढ रहा है, बराबर, एवरेज हाइट ढूंढ रहा है। अब ये जो एवरेज हाइट ढूंढ रहा है सबकी क्या की होगी? सबके हाइट का टोटल डिवाइड बाय जितने लोग थे उसको डिवाइड किया होगा। बात समझ में आ रही? अब इसने क्या किया? ये जाके क्लास में नहीं गया डेटा ढूंढने, सारे बच्चों को बैठ के उसकी हाइट नहीं मापी। इसने क्या किया? जो डेटा इसने ढूंढा था उसी डेटा का उपयोग किया। मतलब पहली बार ढूंढने वाले जो पहली बार डेटा ढूंढेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा मतलब क्या? उसी डेटा का उपयोग करके कुछ हम ढूंढ रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स में उपयोग कर रहे हैं, भाई किसी और ने ढूंढा और हमने उपयोग किया, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डेटा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गए टाइप्स ऑफ डेटा। आगे बढ़ते। अब प्राइमरी डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है ये मेथड दी हुई है वन बाय वन। बात समझ में आ रही है? जैसे कि प्राइमरी डेटा में 4 मेथड है मेनली: इंटरव्यू मेथड, मेल क्वेश्चनर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय द एन्यूमरेटर, बराबर। इंटरव्यू जो ये पहली मेथड है यहाँ पे, इसके फर्दर 3 टाइप्स है। भाई जो ये इंटरव्यू मेथड है तो 3 तरह से मेथड हम क्या कर सकते हैं? इंटरव्यू कंडक्ट किए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कैसे होगा वन बाय वन देखते हैं, बराबर है। वापस यही दिया हुआ है कि भाई इंटरव्यू मेथड कितने प्रकार की है? तो 3 प्रकार की है। तो उसमें से हम पढ़ते हैं पहला प्रकार है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू मेथड मतलब क्या? आप किसी बंदे के पास गए और पर्सनली जाके आपने कुछ डिटेल्स दी। देखो, इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रेस्पोंडेंट्स डायरेक्टली एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देन देयर फ्रॉम देम। मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? रेस्पोंडेंट को डायरेक्टली मिलेगा और उससे कुछ डिटेल निकालेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी लाइक सुपर साइक्लोन और एन अर्थक्वेक, बराबर, प्लेग्यू के टाइम पे क्या किया? कोई जैसे रिपोर्टर कहाँ गया? जो ये एरिया था जहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हुआ और वहाँ पे गया और उनसे डायरेक्टली पूछ रहा है, बराबर है, भाई डिटेल्स मांग रहा है, सारे डेटा ले रहा है कि भाई कितने बजे अर्थक्वेक आया था, क्या हुआ था, आपके कितने लोग थे और क्या परिस्थिति है अभी की, कितने लोग मिल पाए, क्या हुआ, मतलब सारी डिटेल्स जाके उस जो घटना स्थल पर पहुंच के खुद जाके डिटेल इकट्ठी की। जैसे इन्वेस्टिगेटर गया कहाँ पे, रिपोर्टर गया कहाँ पे गया, तो भाई जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था वहाँ पे जाके वो फेस टू फेस मतलब इंफॉर्मेशन का लेके, इसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल इंटरव्यू मेथड, जहाँ पे खुद सामने से जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते। अब बात करते हैं इसकी दूसरी मेथड की,
इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, ऐसी जगह पे जहाँ पे रिस्पोंडेंट पहुंच नहीं सकता किसी भी प्रॉब्लम के कारण, और वो क्या करता है, इनडायरेक्टली डेटा इकट्ठा करता है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। जैसे देखो, इफ देयर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रीचिंग द रिस्पोंडेंट डायरेक्टली, बराबर भाई ऐसा है कि डायरेक्टली बंदा पहुंच नहीं पा रहा, बात समझ में आ रही है, घटना स्थल पे पहुंच नहीं पा रहा, एज इन द केस ऑफ द रेल एक्सीडेंट। सपोज यहाँ पे ये मॉडल का एग्जांपल दिया गया है कि रेल एक्सीडेंट के टाइम पे समझो कि हम पहुंच नहीं पा रहे, कि रेल तो भाई समझो ऐसी जगह पे टेस्ट बेस हुई है जहाँ पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है, या तो वहाँ जंगल है या तो रिमोट एरिया है जहाँ पे हमारे लिए पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, देन वी मे टेक रिसोर्स फॉर द कंडक्टिंग इनडायरेक्ट इंटरव्यू वेयर द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। और ऐसे केसेस में क्या होगा, जैसे यही एग्जांपल दिया हुआ है, इसको स्पष्टता से समझाती हूँ। तो समझो कि रेल एक्सीडेंट हुआ, बात समझ में आ रही है, क्या हुआ, रेल एक्सीडेंट हुआ। अब ऐसे केसेस में क्या हुआ कि भाई हम पहुंच नहीं पा रहे घटनास्थल पे जहाँ पे रेल एक्सीडेंट हो पाए, बराबर। एज अ न्यूज रिपोर्टर मैं क्या करूंगी, तो जो रेल के ऑफिसर्स होते हैं, बराबर है, वहां गई उसकी ऑफिस में जा रही हूँ और उससे डेटा इकट्ठा कर रही हूँ कि भाई क्या क्या रेल जब थी तो भाई इन्वेस्टिगेट किया गया था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, भाई पटरी से हिल गई तो कैसे हिल गई, या कितने बजे हिली, यहाँ से कितने बजे निकली, और कितने लोग अंदर थे, बराबर। तो वो सारी जो भी डिटेल्स है मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ पे बैठे हुए एक ऑफिसर से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ जो उस रेल ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ था। बात समझ में आ रही है, मैं घटना स्थल पे नहीं जा रही, मैं बिल्कुल भी नहीं जा रही, वहाँ पे पहुँचना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करती हूँ, एक ऑफिसर के पास जाती हूँ जो इस पूरी घटना के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, तो उसको सारी डिटेल्स क्लियर है, बराबर है, कि भाई ये रेल कितने बजे चली थी, कहाँ से निकली थी, कौन से स्टेशन पे पहुंची थी, कौन से स्टेशन पे पहुंचने वाली थी, और जहाँ से गई तो वहाँ के एरिया की परिस्थिति क्या थी, किस कारण सर ये हुआ होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैं डायरेक्टली वहाँ पे नहीं गई पर मैंने इंफॉर्मेशन कैसे निकलवाई, तो इनडायरेक्टली निकलवाई। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। बात क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। अब टेलीफोन इंटरव्यू मेथड is a quick, rather non-expensive way to collect the primary data where the relevant information can be gathered by the researcher himself by contacting the interviewee over the phone। मतलब क्या होता है ना, सिर्फ एक फोन घुमा दिया और सामने पूछ लिया, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, मैंने क्या किया, एक फ़ोन किया और इन्फॉर्मेशन निकलवाई। समझो अर्थक्वेक हुआ तो वहाँ पे बैठे हुए किसी इंसान को मैंने फ़ोन लगाया, बराबर, और मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि क्या हुआ है, प्राइमरी डेटा ही मैं ही इन्फॉर्मेशन निकलवा रही हूँ रिसर्च के दौरान। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे फ़ोन करके डायरेक्टली डेटा ले लिया। तो ये क्या हो गई, क्विक हो गई, बिकॉज जल्दी हो जाता है, फ़ोन घुमाया और डिटेल्स ले ली, और नॉन एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता, मुझे जाने आने का समय भी बचता है। बात समझ में आ रही। द फर्स्ट टू मेथड्स दो मोर एक्यूरेट। क्यों मोर एक्यूरेट, हो सकता है बंदा फोन उठा ही ना, पॉसिबिलिटी है ना। सपोज फॉर एग्जांपल आप फीडबैक ले रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है और सामने बिठा के पूछ रहे हो प्रोडक्ट कैसी लगी, तो वो जवाब देगा। पर सपोज फॉर एग्जांपल आप इनडायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर रहे हो कि भाई टेलीफोन किया, तो बंदा फोन पे इंटरेस्टेड ही नहीं हो, किसी काम में आपका फोन नहीं उठा रहा है या उठाना ही नहीं चाहता, तो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। Are inapplicable for covering a large area, whereas the telephone interview though less consistent has a wide range। मतलब क्या है ना, पहली दो मेथड जो थी कौन सी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरव्यू की, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, और ये कैसी है, लेस एक्यूरेट है। ध्यान पे रखना भाई, ये जो मेथड है वो क्या है, लेस एक्यूरेट है, फर्स्ट टू ज़्यादा एक्यूरेट है, बराबर। डिफरेंस पूछा जाए तो इस तरह से बता सकते हो कि भाई पहली दो जो है वो एक्यूरेट है, ये लेस एक्यूरेट है। उतना ही नहीं, जो पहली दो है वो पहली जो दो है वो क्या करेगी, छोटा एरिया कवर करती है, कवरेज कैसा रहेगा, कम, इसको हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को फ़ोन करना आसान रहेगा ज़्यादा लोगों तक पहुँचने से, बराबर है। और ये कैसी है, कम कंसिस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम फॉर दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि लोग रिस्पॉन्ड ना करें।
अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो पहली दो ज़्यादा एक्यूरेट है, रिस्पॉन्स की बात की जाए तो पहली दो में ज़्यादा है, पर अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो पहली दो में ज़्यादा एक्सपेंस लगेगा, इसमें कम एक्सपेंस लगेगा। अगर बात की जाए कि कौन कितना एरिया कवर करती है तो ये वाइड एरिया कवर करेगी, पहली दो मेथड कम एरिया कवर करेगी। बात समझ में आ रही है? हम कम एरिया का डेटा ले सकते हैं, इस मेथड से ज़्यादा एरिया का डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। वापस से बोल जाती हूँ तीनों का डिफरेंस। पहली दो मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है, तीसरी मेथड कम एक्यूरेट है। पहली दो मेथड तो क्लियर है ना, डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, ये कम एक्यूरेट है। दूसरा ये पहली दो मेथड जो है कम एरिया कवर करती है, तीसरी जो मेथड है वो ज़्यादा एरिया कवर करती है। चौथा, रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है किसमें ज़्यादा है, पहली दो मेथड में है, तीसरी मेथड में कम है। बात समझ में आ रही है? और पहली दो मेथड ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये कम एक्सपेंसिव है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई तीनों मेथड किसकी, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की, बराबर। प्राइमरी डेटा की भी पहली मेथड के अंदर ये तीन मेथड थी, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरी मेथड की बात करते हैं। प्राइमरी जो था ना डेटा कलेक्ट करने का, उसके लिए ही ये दूसरी मेथड है, मेल क्वेश्चनायर मेथड। अब मेल से तो क्लियर हो गया होगा मेल क्या करना है। अब देखो मेल दो प्रकार से होता है, एक होता है हमारा ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन मतलब क्या कि आपने मेल किया तो जीमेल, बराबर है, किसके द्वारा किया तो जीमेल के द्वारा किया। ऑफलाइन मतलब क्या, पोस्टल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मेल क्वेश्चनायर मेथड होता क्या है, कंप्राइज ऑफ फ्रेमिंग वेल ड्राफ्टेड, मतलब इस तरह से फ्रेम किया गया है, डिजाइन किया गया है, वेल ड्राफ्टेड मतलब एकदम ढंग से डिजाइन किया है। साउंडली क्वेश्चन, साउंडली क्वेश्चन मतलब क्या, सीरीज वाइज, जैसे क्वेश्चन प्रॉपर ढंग से दिए गए हो और सीक्वेंस वाइज। साउंडली सीक्वेंस मतलब क्या, प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज, सीरीज वाइज क्वेश्चंस दिए गए होंगे और प्रॉपरली ड्राफ्ट किए गए होंगे, क्वेश्चनायर बनाया जाएगा। मतलब वन टाइप ऑफ फॉर्म समझ लीजिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन ढंग से डिजाइन किए गए, जिस तरह के हमें आंसर चाहिए उस हिसाब से क्वेश्चन, और सीक्वेंस वाइज। कभी भी ऐसा थोड़ी पूछा जाता है कि भाई आप पहले ही कि भाई आपकी पास्ट में भाई सॉरी आपका क्वालिफिकेशन कैसा है, तो पहले ये नहीं पूछा जाता है। जैसे कि पहले शुरुआत कैसे की जाती है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो एक सीक्वेंस होती है ना क्वेश्चंस की। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, जिसके हमें आंसर चाहिए उसको वेल सीक्वेंस में रखा जाएगा, वेल ड्राफ्टेड रखा जाएगा, ताकि लोगों को कम से कम टाइम लगे और जल्दी से समझ पाए, उस तरह से क्वेश्चनायर बनाया जाएगा, बराबर, कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम के लिए हमें ये डिटेल्स ले रहे हैं वो समझाई जाएगी अंदर के, हम ये जो फॉर्म दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, अंडर द कंसिडरेशन एंड सेंडिंग देम टू द रिस्पॉन्डेंट, जो रिस्पॉन्स करने वाला है, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, जिससे हमें ये रिस्पॉन्स चाहिए फॉर्म के लिए। तो वहाँ पे विद द प्रीपेड स्टेप, मतलब हम पे कर देंगे, ऐसा नहीं कि कस्टमर को पे करने का आएगा तो वो तो फॉर्म लेगा भी नहीं। बात समझ में आ रही है? मतलब हम अगर पोस्टल पे डाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले से ही प्रीपेड होगा। बात समझ में आ रही है? प्रीपेड पोस्टल सर्विस में हमने पे कर दिया, सिर्फ वहाँ पे जाके पहुँचाएंगे और वो हमें आके पहुँचाएगा, उसको कोई खर्चा नहीं लगेगा। उस तरह से हम क्या करेंगे, उनको पोस्ट में एक फॉर्म भेजेंगे। फॉर्म क्यों भेज रहे हैं वो भी हम उनको समझाएंगे कि रीज़न क्या है इस फॉर्म के पीछे का, हम क्यों ये फॉर्म फिलअप करा रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है गाड़ियों के रिलेटेड। बात समझ में आ रही कि भाई सर्विस करवाई कस्टमर ने, तो भाई उस फॉर्म में डिटेल्स होगी, भाई आप गाड़ी इस दिन को लेके आए थे तो भाई आपको सर्विस कैसे लगी, सुपरवाइज़र का बिहेवियर आपके साथ कैसा था, आपको नाश्ता पानी करवाया गया कि नहीं, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या जिस प्रॉब्लम के लिए आप गाड़ी लाए थे वो सॉल्व हुआ कि नहीं। ऐसा फॉर्म हमने भेज दिया पोस्टल सर्विस के द्वारा और वो लोग क्या करते हैं, हमें रिटर्न करते, सारी डिटेल्स येस नो में जैसे भी करके फिलअप करके हमें देते हैं। अब ये फॉर्म इसलिए फिलअप करवाया जाता है ये जानने के लिए कि भाई जो कस्टमर थे वो सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। अगर डिससेटिस्फेक्शन का रेशियो ज़्यादा है, मतलब बिजनेस यूनिट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हम सॉल्व कर पाए।
बात समझ में आ रही है? तो ये प्राइमरी डेटा हमने कैसे किया, मेल क्वेश्चन से किया। और दूसरा है, समझो कि मैंने जीमेल में डाल दिया मेल कि ये फॉर्म फिलअप करके भेजो, तो हो गया ऑनलाइन और ये हो गया ऑफलाइन। और ये प्रीपेड होना चाहिए भाई, कस्टमर को खर्चा नहीं लगना चाहिए। और ये कैसा होगा, वेल ड्राफ्टेड होगा, साउंडली सीक्वेंस्ड होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दूसरी मेथड हो गई किसकी, डेटा कलेक्ट करने की। ऑल्दो वाइड एरिया कैन बी कवर्ड यूजिंग द मेल क्वेश्चनर मेथड, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज इज लाइकली टू बी द मैक्सिमम इन दिस मेथड। भाई नो डाउट इससे तो हम मैक्सिमम डेटा कवर कर सकते हैं जितने लोगों को चाहे हम पोस्टल सर्विस के द्वारा या तो ऑनलाइन मेल करके हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लाया जा सकता है, मतलब वाइड एरिया कवर किया जा सकता है। पर नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? तो कॉमन सी बात है कि कोई भी इंसान ऐसा फॉर्म भरना पसंद ही नहीं करता। हम बेचते भी हैं तो लोग कभी कभी भर के नहीं देते, वहीं पे फेंक देते हैं उस फॉर्म को। या तो मेल, आपके मेल में अगर आप चेक करोगे तो 100 मेल दिन के आते होंगे, तो क्या आप एक पर्टिकुलर फॉर्म भरने बैठोगे? किसके पास इतना टाइम है फालतू सा कि वो फॉर्म भरने बैठेगा? तो ऑब्वियस यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर हाँ, नो डाउट ये एरिया कैसा कवर करता है, ज़्यादा कवर करता है। ये भी कैसा होगा, तो इतना एक्यूरेट नहीं है। पहली दो मेथड ज़्यादा एक्यूरेट थी, बात समझ में आ रही है? तो इतना एक्यूरेट नहीं होगा बिकॉज लोग हो सकता है रिस्पॉन्स ही ना दे और आपकी मेहनत पानी में चली जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऐसा है ना, कुछ डेटा है ना, ऐसे नहीं कि हम पूछ के नहीं लेते, बल्कि कैसे लेते हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा लेते हैं। बात समझ में आ रही है? सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई निर्णय लेना है किसी के लिए। सपोज मैं चलाती हूँ जिम, मैं क्या चलाती हूँ, जिम चला रही हूँ। अब जिम में ऐसा है ना कि भाई सामने वेट लॉस के लिए डाइट प्लान दिया जाता है, उसके साथ एक्सरसाइज का प्लान बनाया जाता है। और मैं क्या करती हूँ कि भैया ना, उनको लेडीज आ रही है, सपोज कौन आ रहा है, तो लेडीज आ रही है। अब लेडीज की एक मेंटालिटी होती है, बराबर है, वेट हमेशा छुपाएगी, एज हमेशा छुपाएगी। क्या छुपाएगी? एज भी छुपाती है और वेट भी छुपाती है। एज को छोड़ो, पर अगर हम जिम में जा रहे हैं तो हमारा इंटेंशन क्या होगा, समझो कि वेट लॉस का है। तो वेट लॉस के लिए एक जो वहाँ का ट्रेनर है वो क्या पूछता है भाई, लेडी को पूछता है कि तेरा वेट कितना है, तो वो बोलती है भाई 50 किलो। अब देख के ही पता चल रहा है कि बंदी नीनी करके 80 किलो की होगी। बात समझ में आ रही है? पर फिर भी वेट छुपा रही है। मैं तो हूँ अभी भी 50 किलो की, और भाई कितनी उम्र है, तो भाई 20 साल की। क्या इस डेटा को ऊपर रिलाई करके कोई निर्णय ले पाएगा ट्रेनर? ऑब्वियसली नहीं। तो ऐसे केसेस में वो क्या करता है, छोड़, इनसे पूछना ही नहीं है, लेडीज है, बताएगी नहीं है एज अपनी, तो एक काम करते हैं, पूछते नहीं है, डायरेक्टली वेट मशीन लगा दी और बिठा दिया, खड़ा कर दिया, चलो भाई इस पे खड़े हो जाओ। और अब क्या देख रही है, वेट देख रही है। ये क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन मेथड। बात समझ में आ रही है? ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब क्या, डायरेक्टली ऑब्जर्व करना, जहाँ पे हमें पता है कि रिलाई नहीं कर पाएंगे ऐसे डिटेल्स पे जो सामने वाला दे रहा है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है डेटा पे, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, इन द ऑब्जर्वेशन मेथड डेटा आर कलेक्टेड एज इन द केस ऑफ ऑब्टेनिंग द डेटा ऑन द हाइट वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। भाई डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे या तो इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जैसे मैंने बोला ना, वेइंग मशीन लेके खड़ा कर दिया लेडीज को कि डायरेक्टली पता चले वेट कितना है, उस हिसाब से हम आगे की प्रोसीजर डिसाइड कर पाए। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑल्दो दिस इज लाइकली टू बी द बेस्ट मेथड फॉर द डेटा कलेक्शन, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। नो डाउट ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छी है बिकॉज आपको स्पष्ट रूप से डेटा क्लियर हो जाते हैं। पर ये कैसी है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम चाहिए, लेबरियस, बहुत मजूरी वाला काम है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम भी ज़्यादा जाता है। ओनली कवर्स ओनली अ स्मॉल एरिया। समझो मेरे पास 100 जिम मेरे अंदर चलते हो, एक एक मूवमेंट का बैठ के करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। नो डाउट उसके अंदर के बंदे वेट कर लेंगे, पर अल्टीमेटली ये एरिया जो कवर होगा, एक साथ बड़ा एरिया कवर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए, बराबर है, लेबरियस लगे, बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, और एक छोटा एरिया ही डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कवर किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन आर फिल्ड एंड सेंड बाय द एन्यूमरेटर। अब एन्यूमरेटर मतलब क्या, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे लिए पर्सनली जाना और डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और हमने यहाँ पे देखा ना कि मेल क्वेश्चनर में क्या था
बंदे पेपर फाड़ के फेंक देते हैं, या तो मेल चेक नहीं करते, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही इफेक्टिव नहीं रहता। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे डेटा तो कलेक्ट करना है, मुझे फॉर्म भी फिलअप करना है, पर बंदों से मेहनत नहीं पूछेगी, तो मैं क्या करूँगी, एन्यूमरेटर रखूँगी। एन्यूमरेटर वाला क्या, ऐसा ही बंदा जो मेरे बिहाफ में काम करेगा, लोगों के घर घर जाएगा और क्वेश्चन आयर फिल करेगा। बात समझ में आ रही? मतलब मैं क्वेश्चन आयर तो बनाऊंगी, मैं एक फॉर्म बनाऊंगी। अब ये फॉर्म कौन करेगा, तो ये क्या है, न्यूमरेटर वाला क्या होगा, एन्यूमरेटर वाला क्या होगा, बंदा काम करेगा आपके बिहाफ में। बात समझ में आ रही है? बंदा काम करेगा आपके बिहाफ में, रखा हुआ ये बंदा है एन्यूमरेटर वाला। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन आयर फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन इज यूज फॉर द लार्ज इंक्वायरीज फ्रॉम द पर्सन हु आर सर्वेड। बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन आयर फॉर्म भरे जाते हैं, लार्ज एरिया कवर किया जाता है, सर्वे किया जाता है। एन्यूमरेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। अभी यहाँ पे क्या होता है, एन्यूमरेटर डायरेक्टली जाता है लोगों के घर घर एंड इंटरव्यूइंग द पर्सन हैविंग इंफॉर्मेशन, मतलब उनसे क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चंस आर एक्सप्लेन एंड हेंस डेटा इज कलेक्टेड। ऐसा नहीं कि उनको फॉर्म दे देगा, भाई एक बंदा गया, ये है बंदा, ये कौन है, एन्यूमरेटर है, और ये गया, ले भाई फॉर्म तू फिल कर, तो वो क्या करेगा, दरवाजा ही बंद कर देगा इसको। ऐसा नहीं करेगा, ये क्या करेगा, फॉर्म लेके जाएगा, फॉर्म खुद फिल करेगा, फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा और फिल करता जाएगा। बात समझ में आ रही? जैसे मैंने बोला, जनगणना के टाइम पे भी जो टीचर्स आते हैं वो खुद फिल करते हैं, आपसे कुछ भी फिलअप नहीं करवाते, ज़्यादा से ज़्यादा साइन करवाई जाती है आपसे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाया जाता। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? मतलब एन्यूमरेटर जाएगा, घर घर जाएगा और आपके बिहाफ में क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, बिकॉज यहाँ पे तो जाके बंदा हमारे बिहाफ में कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली लार्ज एरिया कवर करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। अभी का वीडियो इतना ही, बाकी काम बाद में देखते हैं।